बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में है। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका जो अदर नेम होता है उससे हम वेक्टर प्रोडक्ट का भी नाम देते हैं, यानी इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम कोई से 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और अगर उन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है या जो आंसर है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आज हम लोगों ने 2 वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें जिस तरह यहाँ पर हो रहा है, v1 और v2 वेक्टर्स हैं, इन 2 वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आज जो इनका आंसर आ रहा है वो कौन सी क्वांटिटी आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो ये बच्चों सेकंड वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की टाइप है कि जिसमें अगर हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आंसर वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। और इस प्रोडक्ट का जो फर्स्ट नेम मैंने लिखा हुआ है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट इसको इसलिए कहते हैं कि जिन 2 वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उन वेक्टर्स के दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन की जो सिंबल यूज़ करते हैं वो क्रॉस की यूज़ करते हैं। इस वजह से इस प्रोडक्ट को हम किसका नाम देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। तो नीचे मैंने सिंबल में भी लिखा हुआ है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी सिंबल हम क्रॉस की सिंबल यूज़ करेंगे। और क्रॉस की सिंबल हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? जिन 2 वेक्टर्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा उनके इन बिटवीन आप लोगों ने वो क्रॉस की सिंबल पुट कर देनी है। तो शॉर्ट स्टोरी इसकी क्या बनी कि अगर हम कोई से 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी सिंबल क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन की क्रॉस की यूज़ करते हैं, इस वजह से इसका जो अदर नेम होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। मैंने इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखी है, आए इसको रीड करते हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, इन 2 की बात कर रहे हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये जो 2 वेक्टर्स हैं उनको प्रोडक्ट रिजल्ट्स इनटू ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो आंसर आ रहा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, देन द प्रोडक्ट इज़ नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को बच्चे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और ऐसे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अपनी बुक में कुछ एग्जांपल इसकी देखते हैं। देखिए, एक मैंने एग्जांपल लिखी है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, टॉर्क की एग्जांपल, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी टॉर्क ही होगा। टॉर्क के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आर के ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर है और ये एफ जो है वो फोर्स है। देखिए, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और जब हम लोगों ने इन 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड हो रही है वो टॉर्क है। और टॉर्क आप सबको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इन 2 वेक्टर्स को बच्चे मल्टीप्लाई किया है और आंसर भी कौन सी क्वांटिटी आ रही है? वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, उसकी सिंबल हम कैपिटल L से उसको शो करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन किस चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट है? एक पोजीशन वेक्टर का, एंड P स्टैंड फॉर लीनियर मोमेंटम। तो देखिए, इन 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो ये हम चीज़ देख रहे थे कि 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर वेक्टर क्वांटिटीज़ आ रही हों तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। अब बच्चे आते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने बोर्ड पे 2 वेक्टर ड्रॉ किए हैं। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स की टेल के दरम्यान में एंगल थीटा बन रहा है। तो थीटा इज़ एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ सबसे पहले आप सपोज करेंगे कि कंसीडर वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी और थीटा इज़ एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ ए एंड बी, और आप लोगों ने इन 2 वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन कर दी है। अब बच्चे ये देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी आप लोगों ने लिखना कैसे है। सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखने के लिए आप लोगों ने यहाँ से वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
तो मैंने वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों आपको यहाँ पर जो ट्राइंगल नज़र आ रही है, ये वाली जो ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल की बेस है, क्योंकि इधर इसके साथ दो एंगल बन रहे हैं और ये इसका परपेंडिकुलर है। तो बी का वो कंपोनेंट जो बेस के अलॉन्ग होगा उसकी मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होगी, बेस के साथ कॉस आता है, और बी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर के अलॉन्ग होगा उसकी मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ हमेशा साइन आता है। तो मैंने बी को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। अब बच्चों ये है कि आप लोगों ने ए क्रॉस बी लिखना कैसे है। देखिए ए क्रॉस बी लिखने के लिए इसमें ए जो है वो फर्स्ट वेक्टर होगा और बी इसमें जो है वो सेकंड वेक्टर है। अब डॉट और क्रॉस में फ़र्क क्या है लिखने में? डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोग फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। तो देखिए मैंने ए अगर फर्स्ट वेक्टर है तो मैंने उसकी मैग्नीट्यूड लिख दी है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसके ऊपर मैंने एरो साइन को रिमूव कर दी है। लेकिन अगर आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने सेकंड वेक्टर जो कि यहाँ पर बी है उसका वो कंपोनेंट लिखा था, यानी बी का हम लोगों ने वो कंपोनेंट लिखा था जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में था। डॉट प्रोडक्ट में सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लिखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर की किस में हो, डायरेक्शन में हो। अब बच्चों याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लिखना है जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट लिखते हैं जो फर्स्ट वेक्टर के पैरेलल हो, और क्रॉस में कौन सा लिखते हैं जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर ए है, बी का वो कंपोनेंट लिखना है जो इस फर्स्ट वेक्टर यानी ए के परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे बताएं कि ए के परपेंडिकुलर बी का कौन सा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा है या बी साइन थीटा है? बी कॉस थीटा, तो बी का वो कंपोनेंट है जो ए के पैरेलल है। तो बी साइन थीटा जो होगा वो वेक्टर बी का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो अब बच्चों आपको याद हो गया कि डॉट प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट लिखना होता है जो फर्स्ट वेक्टर के पैरेलल होगा। यही वजह है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन आता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हम सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लिखते हैं जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो अब आपको याद हो चुका होगा कि अब आप लोगों ने यहाँ पर बी साइन थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड वेक्टर का हम वो कंपोनेंट लेते हैं जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों ये जो ए क्रॉस बी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये जो ए बी और साइन थीटा ये तो मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, तो मैग्नीट्यूड को सिंबॉलिकली वेक्टर बनाने के लिए मैंने इस चैप्टर के शुरू में आपको बताया था कि किसी भी मैग्नीट्यूड को सिंबॉलिकली वेक्टर बनाने के लिए आप लोग उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। इसमें ए बी और साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, ये तो वेक्टर नहीं है। तो इसको सिंबॉलिकली वेक्टर कैसे बनाएंगे, इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो इसकी राइट हैंड साइड है वो भी वेक्टर की तरह फिर ट्रीट होगी। तो एन कैप यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मैंने नीचे नाम भी लिखा है। एन कैप किसी भी वेक्टर के ऊपर जब कैप का साइन हो तो वो यूजुअली यूनिट वेक्टर होता है। तो एन कैप को हम बोलते हैं कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। बाकी इसके बारे में जो नीचे बात लिखी हुई है वो अभी थोड़ी देर तक उसको हम डिस्कस करते हैं। बस अभी आप लोगों ने दो बातें सीखनी है, एन कैप का नाम क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किया है। एक तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है ना माइंड में कि हम लोगों ने इसकी जगह पर यूनिट वेक्टर आई क्यों नहीं यूज़ किया, जे क्यों यूज़ नहीं किया। वो थोड़ी देर तक मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ। अभी बस अब ये चीज़ माइंड में रखेंगे कि यहाँ यूनिट वेक्टर लगाना क्यों ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आंसर वेक्टर क्वांटिटी आती है। ये सारी मैग्नीट्यूड लिखी हुई है और मैग्नीट्यूड को सिंबॉलिकली वेक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। बाकी एन कैप क्यों यूज़ किया है, इसके अलावा क्यों नहीं यूज़ किए, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम उसको डिस्कस करते हैं। नीचे बच्चे ए के बारे में बताया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा है, फर्स्ट वेक्टर है। बी साइन थीटा के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ किसकी मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी है ना। बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ कौन सा है, बी है।
विच इज़, ये सिंबल किसकी है, परपेंडिकुलर टू क्या है, ए है। बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी है, यानी बी के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है और बी का ऐसा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू किसके आ रहा है, ए के परपेंडिकुलर आ रहा है। अब बच्चों हम ये कर सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी बेसिकली रिजल्टेंट है, तो इस रिजल्टेंट को हम किसी सिंगल वेक्टर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये किया है कि ए क्रॉस बी को एक वेक्टर सी से रिप्लेस कर दी है। सी एक सिंगल वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्रॉस बी को। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ए क्रॉस बी की जगह पर सी लिख सकते हैं, तो मैंने ये काम किया है कि इसको इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट कर दी है और ए क्रॉस बी की जगह पर लिख दी है सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब हम बात करते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो आंसर आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी जो वेक्टर होता है उसकी अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो अब हम देखेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ए क्रॉस बी है उसको हम सी की को लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट आ रहा है आप इसको सी कह लें या इसको आप ए क्रॉस बी कह लें, इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने याद ही रखना है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है उसके लिए हम जो रूल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड रूल। एक तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बात याद रखनी है आप लोगों ने कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम जो रूल यूज़ करते हैं उस रूल को हम किसका नाम दे रहे हैं, राइट हैंड रूल का नाम दे रहे हैं। अब बच्चों आप लोगों ने ये देखना है कि इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करेगी। देखिए आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ये मैटर करता है कि आप लोगों ने डायरेक्शन ए क्रॉस बी की फाइंड आउट करनी है या मैंने लिखा है कि आप लोगों ने डायरेक्शन किसकी, बी क्रॉस ए की फाइंड आउट करनी है। ये चीज़ मैटर करती है। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों ने याद रखना है कि ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस जो कर रहे हैं वो ए क्रॉस बी पे फोकस कर रहे हैं, यानी ए क्रॉस बी में अब मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा फर्स्ट वेक्टर और एक बोलूँगा सेकंड वेक्टर। जो बच्चे मैं फर्स्ट वेक्टर कहूँगा क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले लिखा होगा वो फर्स्ट वेक्टर होगा, यानी अब ये फर्स्ट वेक्टर ट्रीट होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो बाद में लिखा है वो सेकंड वेक्टर ट्रीट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए हमारा फर्स्ट वेक्टर है और बी हमारा सेकंड वेक्टर है। अब बच्चे हम आते हैं राइट हैंड रूल की तरफ। राइट हैंड रूल से हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन को जब फाइंड आउट करने लगेंगे तो सबसे पहला काम बच्चे आप लोगों ने ये करना है कि जिन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, जिस रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, उन दोनों की टेल्स को हम ज्वाइन करेंगे। जिस तरह ए और बी का रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम लोगों ने बतानी है तो मैंने इन दोनों की टेल को ज्वाइन कर दी है। टेल को हम क्यों ज्वाइन करेंगे, टू डिफाइन प्लेन। ये बात मैंने आप लोगों के लिए लिखी भी है, मैं लिखा है कि ज्वाइन द टेल्स ऑफ वेक्टर्स टू डिफाइन प्लेन। इस बात को समझते हैं कि टेल के ज्वाइन करने से प्लेन कैसे डिफाइन होती है। देखिए बच्चे आप इन्हीं 2 मार्कर जो है इनको वेक्टर अज्यूम करें और ये समझें कि इनकी जो कैप्स हैं वो एरो हेड को शो कर रहे हैं। देखिए अगर मैंने इन 2 वेक्टर्स की टेल को अब देखें ज्वाइन कर दी है तो इस वक्त ये दोनों किस प्लेन में है, हॉरिजेंटल प्लेन में नहीं है। अब मैंने दोबारा इन दोनों की टेल को ज्वाइन की है तो अब दोनों क्या हॉरिजेंटल प्लेन में, अब दोनों किस में, वर्टिकल प्लेन में है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों की टेल को ज्वाइन करते हैं उससे प्लेन डिफाइन हो जाती है, जिसकी 2 मैंने एग्जांपल आपको दी हैं। इस वक्त ये दोनों किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में है, और अगर इन दोनों को मैं यूँ कर दूँ तो इस वक्त दोनों किस में, हॉरिजेंटल प्लेन में है। इसकी और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो पहला स्टेप आपको समझ आ गया कि जब हम इन दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करेंगे तो टेल को बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं किस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, प्लेन को डिफ़ाइन करने के लिए, कि ये पता चल जाए कि वो दोनों वेक्टर किस प्लेन में लाई करते हैं। तो सपोज़ कर लें अब ये 2 वेक्टर्स की मैंने टेल ज्वाइन कर दी है और माइंड में अब ये रख लें कि इन दोनों की यूँ हॉरिजेंटल प्लेन है, यानी यूँ हॉरिजेंटल प्लेन में लाई कर रहे हैं। बोर्ड ज़ाहिर है 2 डायमेंशन है तो वहाँ पर तो आपको ये वर्टिकल ही शो हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
नेक्स्ट स्टेप बच्चे ये होगा कि आप लोगों ने जो इनमें से फर्स्ट वेक्टर होगा, जो हम किसको कह चुके हैं, ए को कह चुके हैं, अब आप लोगों ने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखना है और उन फिंगर्स को सेकंड वेक्टर यानी बी की तरफ कर्ल करना है। यानी फर्स्ट वेक्टर के ऊपर फिंगर्स रखकर हम उनको सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे थ्रू स्मॉलर एंगल। देखें ना, ए और बी के दरमियान में 2 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल अगर देखा जाए तो इस साइड पे भी तो बन रहा है ना, ए और बी के दरमियान में, ये वाला जो है ये तो लार्जर एंगल है ना, और ये ए और बी के दरमियान में कौन सा है, स्मॉलर एंगल है। तो आप लोगों ने ए फर्स्ट वेक्टर यानी ए के ऊपर फिंगर्स रखकर सेकंड वेक्टर बी की तरफ कर्ल करना है थ्रू कौन सा एंगल, स्मॉलर एंगल। हम लार्जर एंगल के अलोंग मूव नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने फर्स्ट वेक्टर के ऊपर फिंगर्स रखी, उसको सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना है थ्रू स्मॉलर एंगल। तो देख लें, ए के ऊपर फिंगर्स रखकर बी की तरफ कर्ल कर लूँ। अब ये जो थंब होगा वो बच्चों आपको डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट की, यानी जो थंब है उसने डायरेक्शन देनी है रिजल्टेंट की। तो अगर देखें इस केस में ए केस से बी की तरफ कर्ल किए थ्रू स्मॉलर एंगल, तो थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द बोर्ड होगी, यानी रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द क्या आ रही है, बोर्ड आ रही है। मैं इसको एक और एंगल से आपको समझाता हूँ। अब यूँ समझें कि अगर आप 2 डायमेंशन में देख रहे हैं तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि आउट ऑफ द बोर्ड है। अगर वो दोनों वेक्टर किस प्लेन में हैं, वर्टिकल प्लेन में हो, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर्स यूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं, आप लोगों ने इनकी टेल को ज्वाइन किया है, तो अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो या बच्चे इस तरह वर्टिकल प्लेन हो, ये तो अंडरस्टूड है कि रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ए और बी दोनों की प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमें चीज़ क्लियर होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है जिसे हम ए क्रॉस बी कह रहे हैं, वो ए और बी दोनों वेक्टर की प्लेन के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होगी। तो अब बच्चे पहले एक छोटी सी कन्फ्यूजन रिमूव करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस साइड पे हम लोगों ने एन कैप लगाया था, क्या करने के लिए, राइट साइड को वेक्टर बनाने के लिए। अब हम लोगों ने एन कैप ही क्यों यूज़ किया था, एन कैप बेसिकली कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर को, और ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो किसी भी चीज़ के या किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। यानी किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एन कैप यूज़ करते हैं। अब अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हमने आई कैप क्यों नहीं यूज़ किया। देखिए, आई कैप का अपना पर्पस क्या है, डायरेक्शन शो करना एक्स एक्सिस की। तो क्या हमारा जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ रही है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है। वाई एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर जे यूज़ करते हैं, जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर के यूज़ करते हैं। तो आई जे के तो बच्चे तब यूज़ किए जाते हैं जब उस वेक्टर की डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग हो। अब हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को सिर्फ शो करता हो। तो उस पर्पस के लिए हम एन कैप यूज़ करते हैं और ये किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को शो करता है। तब आपको क्लियर हो चुका है कि एन कैप यहाँ पर हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये डायरेक्शन शो किसकी कर रहा है। अब यहाँ पर ये एन कैप डायरेक्शन शो कर रहा है रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट को हम किससे शो कर रहे हैं, ए क्रॉस बी भी रिजल्टेंट कह सकते हैं, या आपका बच्चों रिजल्टेंट कौन सा है, सी है। और सी या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी दोनों की प्लेन के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर कौन सा, एन कैप यूज़ करेंगे। तो चलें, ये आपको क्लियर होगी बात अब कि हम एन कैप यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब बच्चों इशू ये है कि अगर सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स की प्लेन वर्टिकली ही है, तो आपका यूँ वर्टिकल प्लेन है ना, बोर्ड को हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। तो ये जो ए क्रॉस बी है रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अब इशू ये है कि अगर उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है तो बोर्ड के ऊपर तो हम आउटवर्ड प्लाट नहीं कर सकते, तो हम मजबूरन आउटवर्ड डायरेक्शन को अपवर्ड लाइन से शो कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने माइंड में ये बात रखनी है कि ये जो डायरेक्शन हम ए क्रॉस बी की अपवर्ड शो कर रहे हैं, ये असल में अपवर्ड है नहीं, ये एक्चुअली लाई किधर कर रही है, आउट ऑफ द बोर्ड लाई कर रही है। बोर्ड के ऊपर हम उसको प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको अपवर्ड लाइन से शो कर रहे हैं। तो आप बच्चों कह सकते हो ये जो लाइन है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो कर रही है, और इस लाइन के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो
एन कैप होगा, क्योंकि एन कैप बेसिकली शो ही डायरेक्शन किसकी कर रहा है, रिजल्टेंट की। एक दो छोटे छोटे एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। अब अगर आपसे बच्चे एमसीक्यूज आ जाए कि ए क्रॉस बी में और ए में एंगल बताएं, तो ए क्रॉस बी, अब बच्चों याद रखना है कि ए क्रॉस बी जब लिखा जाता है तो ये एक सिंगल वेक्टर बन जाता है। कितने वेक्टर बनेंगे, सिंगल वेक्टर। तो भी क्या हमारी बात हुई है, ए तो इस तरफ है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, आउट ऑफ द बोर्ड है। तो इस मार्कर का इस बोर्ड के ऊपर ए और बी जो प्लाट हो रहे हैं, इन दोनों के प्लेन के ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर है। तो इस ए क्रॉस बी का ए के साथ और इस ए क्रॉस बी का बी दोनों के साथ एंगल कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं कि अगर आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी और ए में एंगल कितने डिग्री है, तो आप लोगों ने 90 डिग्री चूज़ करना है। इसी तरह ए क्रॉस बी और बी में एंगल पूछेगा तो वो भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री ही चूज़ करना है आप लोगों ने। तो बहुत कॉमन और फेमस एमसीक्यूज हैं ये चीज़ें आप लोगों ने अब याद रखनी है। इसी के साथ बच्चे देखते हैं बी क्रॉस ए को कैसे लिखेंगे। देखिए जब हम बी क्रॉस ए को लिख रहे होते हैं तो बी क्रॉस ए आपका इक्वल होता है बी, यानी अब देखिए ना बी क्रॉस ए में फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी है। तो आप लोगों ने फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखी। तो मैंने आपको रूल क्या बताया था, अब सेकंड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हैं जो फर्स्ट वेक्टर के पैरेलल होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आपको रूल याद करवाया है, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो फर्स्ट वेक्टर के बिल्कुल ठीक है आपने बताया परपेंडिकुलर होगा। तो अब ज़रा देखते हैं, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है, वही डायग्राम दोबारा स्केच की है, वेक्टर ए और बी है। अब इन दोनों की टेल के दरम्यान में एंगल थीटा है। अब आप लोगों ने यहाँ पर बी की तो मैग्नीट्यूड लिखी है, अब किसके कंपोनेंट लिखने हैं, ए के कंपोनेंट लिखना है। तो ए के कंपोनेंट्स बनाएंगे तो ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे ना। तो आपको क्या रूल मैंने बताया है, जिसके कंपोनेंट्स बनाने हों उसी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो यहाँ बच्चों आप लोगों ने ए के अगर कंपोनेंट्स बनाने हैं तो वेक्टर ए के हेड से देखें मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये परपेंडिकुलर आप लोगों ने वेक्टर बी पे ड्रॉ कर दिया। ये एंगल 90 बन गए, यानी यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ कर दी है। ऐसा करने से ये जो साइड बन रही, इधर थीटा और 90 आ रहे हैं। जिस साइड के साथ ये दो एंगल बनते हैं 90 और थीटा बने, वो साइड बेस काउंट होगी और बेस के साथ ए का जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस वाला होता है, तो ए कॉस थीटा होगा। और ये इसके 90 के एंगल वाली साइड है और ये परपेंडिकुलर काउंट होगा और परपेंडिकुलर के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो साइन थीटा इसका होगा। अब बच्चों हम लोगों ने बी की तो मैग्नीट्यूड लिख सी, अब ए का वो कंपोनेंट लिखना है जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है। अब हम लोगों ने इस बी के परपेंडिकुलर ए का कंपोनेंट लिखना है। तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जो ए साइन थीटा है ये वेक्टर बी के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ए का वो कंपोनेंट लिखा है जो कि ए साइन थीटा है जो बी के परपेंडिकुलर आ रहा है। इसके यूनिट वेक्टर को मैं एन प्राइम से चलें शो कर देता हूँ। ये भी इसका नाम भी वही नॉर्मल यूनिट वेक्टर ही होगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि आप लोगों ने बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बतानी है, तो बाय रूल मैंने आपको क्या बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है। अब आप लोगों ने अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बतानी है तो फर्स्ट वेक्टर किसको अज्यूम करेंगे, ए बी को, और सेकंड वेक्टर अब कौन सा होगा, ए होगा। अब आप लोगों ने जब रूल करना है तो इसी तरह अप्लाई करेंगे कि दोनों की टेल तो ज्वाइन कर ली, यही इसी डायग्राम को एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसके बाद अब आप लोगों ने फर्स्ट वेक्टर के ऊपर राइट हैंड की फिंगर्स रखनी है। अब फर्स्ट वेक्टर कौन सा होगा, बी के ऊपर फिंगर्स रखेंगे, सेकंड वेक्टर यानी ए की तरफ कर्ल करेंगे, वही थ्रो कौन सा एंगल, स्मॉलर एंगल, और थंब आपको डायरेक्शन देगा बी क्रॉस ए की। तो अब आप किस पे फिंगर्स रखेंगे, बी के ऊपर, इसको ए की तरफ कर्ल करें, थंब किधर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी से ए की तरफ कर्ल किया है थ्रू स्मॉलर एंगल, थंब आपको डायरेक्शन दे रहा है बी क्रॉस ए की। तो इसका मतलब कि बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो बच्चों फिर किधर आ रही है, इनटू द बोर्ड है। और बोर्ड के ऊपर आपको पता है कि हम आउटवर्ड भी प्लाट नहीं कर सकते और इनटू द बोर्ड भी हम प्लाट नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोगों ने अपवर्ड लाइन के लिए, यानी ये जो अपवर्ड लाइन है, ये अपवर्ड लाइन बेसिकली किसको शो कर रही है, आउटवर्ड को। तो अब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर आ रही, इनटू द बोर्ड है। तो इनटू द बोर्ड को हम बच्चों अपनी आसानी के लिए डाउनवर्ड लाइन से शो कर देते हैं। तो यूँ समझ लें कि ये वाली जो लाइन है वो डायरेक्शन शो कर रही है बी क्रॉस ए की।
अब बच्चों आपका एमसीक्यू अगर आ जाता है बी क्रॉस ए का ए के साथ एंगल पूछे या बी क्रॉस ए का बी के साथ एंगल पूछे तो इन टू का भी एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री ही रहेगा। मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ, इसी को चेंज कर देते हैं। अगर आपसे पूछता है कि बी क्रॉस ए और ए में एंगल कितने डिग्री होगा, जिस तरह आउटवर्ड 90 है तो इनवर्ड भी जो बनेगा वो 90 डिग्री एंगल ही होगा। तो बी क्रॉस ए का भी 90 डिग्री है। इस तरह बच्चों अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है बी क्रॉस ए और बी का एंगल पूछता है तो वो भी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री ही होगा। और अब आपको समझ आ गया कि हम लोगों ने इस इनवर्ड लाइन को किस से शो की है, डाउनवर्ड लाइन से शो कर दी है। तो अब बच्चों जो चीज़ समझने वाली वो ये है, ए क्रॉस बी भी वेक्टर है, बी क्रॉस ए भी वेक्टर क्वांटिटी है। मुझे बताएं कि अब अगर आपका एमसीक्यूज़ मैं आपसे ये पूछूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कुछ मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, इनको साथ साथ देखते जाते हैं। अब अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है कि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने डिग्री एंगल है, तो बहुत आसान सी बात है। ये देखें, ये टोटल कितने डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। तो अगर आपसे ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में एंगल पूछेगा तो वो 180 डिग्री एंगल बनेगा। अब जो इसका मतलब ये हुआ, मैं क्या ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल लिख सकता हूँ। देखिए वेक्टर्स उस वक्त इक्वल होते हैं, याद रखना है, उस वक्त इक्वल होंगे जब उनकी दो चीज़ें सेम होंगी। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरी डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी वेक्टर्स को हम उस वक्त इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ये इक्वल वेक्टर्स की बात हो रही है। इक्वल वेक्टर्स आपके उस वक्त होंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो मुझे बच्चों बताओ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो हैं, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? इन दोनों की डायरेक्शन सेम तो नहीं, अपोजिट है, जिसकी वजह से एंगल 180 डिग्री आया है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। तो ये एंड पे जो मैंने लिखा ना, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो आप लोगों ने याद ही रखना है कि अनइक्वल क्यों है, क्योंकि डायग्राम से हमें नज़र आ रहा है कि इन दोनों की क्या अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन अगर इनका कभी एमसीक्यूज़ आ जाए मैग्नीट्यूड का, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड जो होती है वो इक्वल टू होगी किसके, बी क्रॉस ए की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। मीन इन दोनों में जो इनइक्वालिटी आ रही है वो बच्चों फिर किस वजह से, डायरेक्शन की वजह से इनइक्वालिटी आ रही है। अदरवाइज़ ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब बच्चों अगर आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, सपोज करें वो आपसे ये कहता है कि आप कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताएं कि क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ क्या ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं है। तो आप लोगों ने याद रखना है कम्यूटेटिव लॉ नॉट होल्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। और ना होल्ड करने का मतलब है कि ए क्रॉस बी जो है वो देख लें फिर बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं आ रहा। अब अगर आपका बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कम्यूटेटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट में आप डिस्कस करें, तो आप लोगों ने बच्चों ये काम करना है कि डायग्राम ज़ूम करेंगे। पहले ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करेंगे, फिर आप बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डायग्राम में बनाएंगे, और फिर आप नीचे लिख देंगे कि यहाँ से नज़र आ रहा है कि ए क्रॉस बी और किस में, बी क्रॉस ए में एंगल जो है वो कितने डिग्री है, 180 डिग्री है। एंड फॉर सेक ऑफ इक्वालिटी जो टू वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। और फिर आप नीचे लिख देंगे कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या है, बी क्रॉस ए है ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। चलें ये एक बात होगी। फिर बच्चों मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने भी ये बात की है कि इनमें इनइक्वालिटी डायरेक्शन की वजह से है, अदरवाइज़ ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज आपस में इक्वल हैं। एक और छोटी सी बात सीखते हैं। मैंने बच्चों आपको बताया था कि -1 एक ऐसा नंबर है, -1, जिससे अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उससे उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, लेकिन उससे उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। तो हम यहाँ पर यही काम करते हैं कि बी क्रॉस ए जो है, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर हम लोगों ने पहले इसको डाउनवर्ड लाइन से शो किया हुआ है तो -b क्रॉस ए की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। मैग्नीट्यूड पे बताया कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड बच्चों चेंज नहीं होती।
अब आपका अगर एमसीक्यू आ जाता है कि बी क्रॉस ए में और माइनस बी क्रॉस ए में कितने डिग्री एंगल है, बहुत सिंपल एमसीक्यूज कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बोर्ड के ऊपर डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो इन दोनों में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। किस में, बी क्रॉस ए में और किस में, माइनस बी क्रॉस ए में। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर हम बोर्ड के ऊपर देखें तो ए क्रॉस बी को भी हम अपवर्ड लाइन से शो कर रहे हैं। अब माइनस बी क्रॉस ए की डायरेक्शन भी किधर है, अपवर्ड है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और हमें ऑलरेडी पता है कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। माइनस लगाने से मैग्नीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं अब कह सकता हूँ ना कि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए की मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायग्राम से नज़र आ रहा है डायरेक्शन भी सेम है। तो कौन से वेक्टर इक्वल होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, माइनस बी क्रॉस ए की इक्वल होगा। और अब अगर आपसे मैं एंगल पूछूं कि ए क्रॉस बी में और माइनस बी क्रॉस ए में इन दोनों के दरमियान में एंगल कितने डिग्री है, तो देखिए इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। एक बच्चों बात दोबारा सुन लें, अक्सर बच्चे माइनस साइन को देखकर हमेशा 180 एंगल उनके माइंड में आता है। तो अब इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि इस -1 से मल्टीप्लाई करने से तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हुई है, सेम हुई है। और ए क्रॉस बी में और माइनस बी क्रॉस ए में जो एंगल है वो 180 नहीं है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा। आखिरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि इसका यूनिट वेक्टर मैंने एन कैप यूज़ किया है। इसको मैंने प्राइम इसलिए लगा दिया था ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना बने कि इन दोनों एन कैप की, ये जो एन कैप है अगर इस बोर्ड के ऊपर देखा जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो वो जो एन कैप प्राइम जिसको मैंने लिखा है वो डायरेक्शन किधर शो कर रहा है, डाउनवर्ड शो कर रहा है। अदरवाइज़ हमें ये चीज़ों का आइडिया है कि ये लाइन रिप्लेसमेंट लाइन है। किसकी रिप्लेसमेंट है, आउटवर्ड को हम अपवर्ड से शो कर रहे हैं और इनवर्ड को हम लोग किससे, डाउनवर्ड लाइन से यहाँ पर शो कर रहे हैं।